दर्शन और आर्किटेक्चर का रिश्ता सवालों और सोचने की बातों से जुड़ा होता है। इसमें ये समझने की कोशिश होती है कि इंसान किसी बनाई गई जगह में कैसे रहता है, उसका मतलब क्या होता है। साथ ही ये भी देखा जाता है कि कैसे डिजाइन और प्लानिंग इंसानी भलाई और समाज की तरक्की में मदद कर सकती है। जैसे कि कौन सी बिल्डिंग, अंदरूनी जगहें या मोहल्ले इंसानों के लिए अच्छे हो सकते हैं। इससे जुड़े कुछ सवाल होते हैं, जैसे कि दर्शन और आर्किटेक्चर का आपस में क्या रिश्ता है, ये एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं और कैसे जुड़ना चाहिए। आर्किटेक्चर में सुंदरता और नैतिकता का क्या रोल है, क्या इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है। इसके साथ ही समाज और राजनीति से आर्किटेक्चर का क्या नाता है और इससे इस फील्ड की समझ कैसे बनती है। ये लेख खास तौर पर सुंदरता और नैतिकता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देता है, क्योंकि दर्शन में आर्किटेक्चर की यही दो बातें सबसे अहम मानी जाती हैं। जब नैतिक पहलुओं को देखा जाता है तो बात सीधी सामाजिक सोच और राजनीति से जुड़ने लगती है। आर्किटेक्चर की बात सिर्फ एक रचनात्मक काम नहीं, बल्कि दर्शन और सोच की बात भी है। इसे अक्सर कला की तरह देखा जाता है, लेकिन ये सिर्फ सौंदर्य की बात नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि इसे नैतिकता और सामाजिक सोच के नजरिए से भी समझा जाना चाहिए। कुछ लोग इसे सिर्फ सुंदरता से जोड़कर देखना थोड़ा सीमित मानते हैं, क्योंकि ये कई दूसरी बातों से भी जुड़ा होता है। कई जर्नल्स में आज भी दर्शन की सोच को अहम माना जाता है, लेकिन उसमें सुंदरता से जुड़े दर्शन की बात कम होती है। बहुत से डिजाइन करने वाले लोग अब सुंदरता से ज्यादा नैतिक और राजनीतिक मुद्दों में दिलचस्पी दिखाते हैं। इस पूरी सोच से ये समझ आता है कि आर्किटेक्चर को सिर्फ एक चीज में नहीं बांधा जा सकता। ये इंसान की जिंदगी, समाज और सोच से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। दर्शन और आर्किटेक्चर को कहाँ रखा जाए, ये कोई हल्की बात नहीं है। ये सवाल सीधे सीधे आर्किटेक्चर के काम और सोच से जुड़ता है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि आर्किटेक्चर और आर्किटेक्ट की सोच क्या हो सकती है। ये बात भी सामने आती है कि दार्शनिक और आर्किटेक्चर के जानकार चीजों को कैसे अलग अलग तरीके से समझते और समझाते हैं। जहाँ कला और सुंदरता से जुड़े दार्शनिक अब भी आर्किटेक्चर की तरफ ध्यान देते हैं, वहीं आर्किटेक्चर से जुड़े लोग नैतिकता और समाज से जुड़े सवालों को ज्यादा अहम मानते हैं। लेकिन अगर दोनों की बात एक साथ की जाए तो दर्शन और आर्किटेक्चर की सोच और दायरा दोनों ही बढ़ जाते हैं। इससे सोचने का तरीका भी बदलता है। आर्किटेक्चर को एक ऐसी सोच मानी जा सकती है जो अपने आप में दर्शन से जुड़ी है, जिसमें सुंदरता, नैतिकता और इंसानी व्यवहार की बात आती। आर्किटेक्ट, लैंडस्केप आर्किटेक्ट और डिजाइनर ऐसी जगहें बनाते हैं जहां लोग रहते हैं, चलते फिरते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं। वो अपने काम से कुछ चीजों को बढ़ावा भी देते हैं और कुछ चीजों को पीछे भी छोड़ते हैं। इससे लोगों की सोच और जीने का तरीका बदल सकता है। इसके लिए किसी भी आदर्श शहर का जिक्र जरूरी नहीं है, क्योंकि हर शहर की शक्ल, उसकी इमारतें, उसका तरीका ये बताता है कि हम अच्छा जीवन किसे मानते हैं। शहर का प्लान बनाते वक्त जो बहस होती है, चाहे वो पुराने सपनों को दोबारा जिंदा करने की हो या उन्हें ठुकराने की, ये सब दिखाता है कि आर्किटेक्चर का रोल कितना बड़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि इमारतों की अहमियत इस बात से तय होती है कि वो हमें कैसी जिंदगी जीने की आज़ादी देती है। बीते समय में एक बार एक खास आर्टिकल में इस बात पर चिंता जताई गई थी कि आर्किटेक्चर की सोच को समझने के लिए एक मजबूत ढांचा या सोचने का तरीका नहीं था। उनका मानना था कि अगर हमें आर्किटेक्चर को सही तरह से समझना है तो हमें उसकी गहराई से सोचने और आलोचना करने की आदत डालनी होगी। इससे न सिर्फ आर्किटेक्चर समझ में आएगा, बल्कि उसका स्तर भी बेहतर होगा। हालांकि कुछ लोगों को लगता है कि दर्शन और आर्किटेक्चर के बीच कोई ठोस ढांचा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सी सोचें सामने आती रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि दर्शन और आर्किटेक्चर दोनों ही इंसान के लिए बुनियादी रूप से जरूरी हैं। आर्किटेक्चर
एक जगह बनाता है और दर्शन सोचने की जगह। दोनों ही इंसान को एक खोल में सुरक्षित भी रखते हैं और उसे खुला आसमान भी दिखाते हैं जहां वो अपने आप को समझ सके, आगे बढ़ सके। आर्किटेक्चर एक जमाने की सोच, समाज की संस्कृति और इंसानी आत्मा का आईना होता है। दर्शन और आर्किटेक्चर का मिलकर काम करना इंसान को तोड़ने वाली सोच और जुड़ने वाली सोच के बीच की खाई को भर सकता है। ये दोनों हमें जोड़ सकते हैं, सोच और भावना में, अकेलेपन और समाज के बीच। आर्किटेक्चर को एक जिंदगी के तरीके की झलक कहना कोई नई बात नहीं है। ये सोच बहुत पहले से चली आ रही है और इसकी जड़ें पुराने दार्शनिकों की बातों में मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि किसी इमारत का असली मतलब तभी समझ में आता है जब वो अपने समय की सोच, भावना और समाज की तस्वीर को दिखाए। लेकिन ये कहना आसान होता है। असल में किसी इमारत में उस दौर की आत्मा को महसूस करना एक अलग ही बात है। आधुनिक सोच में आर्किटेक्चर को लेकर जो बातें उठी हैं, वो इस पर ज्यादा ध्यान देती हैं कि आर्किटेक्चर समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और इंसान की निजी जिंदगी की झलक कैसे दिखाता है। बीते समय में कई लोगों ने आर्किटेक्चर के दर्शन पर काम किया है और अलग अलग नजरिए से इसे समझने की कोशिश की है। साथ ही कई आर्किटेक्ट और डिजाइनर भी इस सोच को आगे बढ़ाते रहे हैं और ये बताते रहे हैं कि इमारत सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, सोच और समझ का भी हिस्सा होती है। अब सबसे जरूरी सवाल यही है कि आर्किटेक्चर आखिर है क्या? इसे सिर्फ बिल्डिंग बनाना नहीं कहा जा सकता। कई बार लोग इसे एक कला मानते हैं, लेकिन ये कला के साथ साथ एक जरूरी जरूरत भी पूरी करता है। एक तरफ इसमें सुंदरता की बात होती है और दूसरी तरफ मजबूती और काम आने की भी। किसी इमारत की असली अहमियत तब समझ में आती है जब उसमें ये तीनों बातें साथ दिखें: मजबूती, कामकाजी होना और सुंदरता। कुछ लोग मानते हैं कि इन तीन बातों से किसी भी इमारत के असली मायने नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि हर इमारत का अपना एक अलग मकसद होता है और उसका असर लोगों की जिंदगी पर भी अलग होता है। इसके बावजूद इन तीनों पहलुओं को साथ लेकर ही आर्किटेक्चर की सोच बनी है और यही सोच बहुत समय से इस फील्ड की नींव रही है। बहस इस बात पर भी होती रही है कि आर्किटेक्चर को कला कहा जाए या बस एक हुनर माना जाए। कुछ लोग इसे सिर्फ काम की चीजों को बनाने का तरीका मानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सुंदरता इसके बिना अधूरी है। फिर भी ये बात साफ है कि आर्किटेक्चर बाकी कला रूपों से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसका मकसद न सिर्फ अच्छा दिखना होता है बल्कि काम में आना भी होता है। इसलिए इसे सिर्फ कला या सिर्फ जरूरत की चीज नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये दोनों का मेल है। आखिर में बात फिर उसी पर आकर टिकती है, आर्किटेक्चर क्या है और इसका मतलब क्या होता है? ये सवाल जितना बड़ा है उतना ही जरूरी भी, क्योंकि इसी से तय होता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं और उसमें कैसे जीते हैं। आर्किटेक्चर में काम का होना बहुत जरूरी होता है। बाकी कला की तरह यहाँ सिर्फ सुंदर दिखना काफी नहीं होता। अगर कोई इमारत दिखने में बहुत सुंदर हो लेकिन अपने काम में फेल हो जाए तो उसे अच्छी आर्किटेक्चर नहीं माना जा सकता। बहुत से लोग जो फॉर्म को सबसे ऊपर मानते हैं, वो भी मानते हैं कि काम के बिना सिर्फ खूबसूरती से कोई इमारत सफल नहीं मानी जा सकती। अगर कोई सुंदर चीज बनाई गई है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है तो उसे एक मूर्ति माना जा सकता है, पर आर्किटेक्चर नहीं। आर्किटेक्चर की तीन अहम बातें होती हैं: मजबूती, काम की सहूलियत और सुंदरता। पर असली बहस इसी पर होती है कि इन तीन में सबसे जरूरी क्या है। कुछ लोग फॉर्म को ज्यादा अहम मानते हैं, कुछ फंक्शन को। ये बहस बहुत पुरानी है और आज भी चल रही है। इसी सोच से समझ आता है कि बीते वक्त में किस दौर में किस सोच का असर ज्यादा था। बाकी कलाओं को अक्सर सिर्फ उनके दिखावे या एहसास के लिए पसंद किया जाता है, लेकिन आर्किटेक्चर को ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसमें काम की अहमियत भी उतनी ही होती है जितनी सुंदरता की। कुछ लोग मानते हैं कि नैतिकता और सुंदरता का रिश्ता भी गहरा है। आर्किटेक्ट के लिए जो चीज सुंदर है
वो अक्सर नैतिक रूप से भी सही होती है। यही बात आर्किटेक्चर को बाकी कलाओं से अलग बनाती है। असल जिंदगी में कुछ इमारतें फंक्शन पर ज्यादा ध्यान देती हैं, तो कुछ फॉर्म पर। जैसे जो स्मारक बनाए जाते हैं, उनमें फॉर्म का मतलब होता है किसी याद को जिंदा रखना। लेकिन ये भी एक तरह का फंक्शन ही होता है, यानी कुछ खास एहसास या संदेश देना। तो फॉर्म और फंक्शन को बिल्कुल अलग अलग नहीं माना जा सकता। कुछ लोग मानते हैं कि जब फॉर्म और फंक्शन आपस में जुड़ते हैं, तभी बेहतर आर्किटेक्चर बनती है। अगर कोई दुकान किसी मंदिर जैसी दिखे, तो वो धोखा देने वाली लग सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि ऐसा दिखावा गलत नहीं है, पर बेहतर होता कि ऐसा न किया जाए। हर दौर में इस पर सोच बदलती रही है, लेकिन एक बात साफ है कि सच्चाई की सुंदरता सबसे बड़ी होती है, वो कला में भी जरूरी। कई लोग मानते हैं कि एक इमारत जैसी दिखती है, वैसी ही उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए। लेकिन कुछ आर्किटेक्ट इस सोच से अलग भी चलते हैं। जैसे कुछ ने तो जानबूझकर इमारतों को ऐसा रूप दिया जो उनके काम से मेल नहीं खाता, और इसी को उन्होंने खासियत बनाया। कुछ लोगों को लगता है कि फॉर्म और फंक्शन का मेल होना जरूरी है, पर कई बार ये बात साफ नहीं होती कि ऐसा क्यों जरूरी है। एक दौर में ये सोच बहुत मशहूर थी कि रूप काम के बाद आता है, यानी जो चीज जैसे इस्तेमाल होनी है, उसका डिजाइन उसी के हिसाब से बने। कई बड़े आर्किटेक्ट इस सोच से जुड़े रहे। कुछ ने यहाँ तक कह दिया कि जो डिजाइन किसी काम में ना आए, वो बेकार है और गलत भी। लेकिन इस सोच पर भी बहस होती रही है, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि किसी काम के लिए बस एक ही डिजाइन ठीक हो। सच ये है कि किसी भी इमारत का काम उसका रूप जरूर तय करता है, पर हमेशा नहीं। कभी कभी एक ही काम के लिए अलग अलग रूप अपनाए जा सकते हैं। तो ये कहना कि डिजाइन हमेशा काम के हिसाब से ही बनना चाहिए, थोड़ा ज्यादा सख्त सोच हो जाती है। टेक्निकल चीजों में ये बात ज्यादा लागू होती है, जैसे मशीनों में। लेकिन इमारतें सिर्फ तकनीक नहीं होती, उनमें इंसानों का रहना, महसूस करना और सोचना भी जुड़ा होता। कुछ आर्किटेक्ट मानते हैं कि इमारत का रूप ही उसके काम को तय कर सकता है। जैसे अगर कोई जगह खुली और रोशनी वाली बनाई गई है, तो उसमें लोग घुल मिलकर रहना चाहेंगे। यानी रूप ऐसा हो सकता है जो लोगों के रहन सहन, उनके बर्ताव और सोच को भी बदल दे। इस हिसाब से आर्किटेक्ट सिर्फ डिजाइनर नहीं, बल्कि समाज को ढालने वाले भी हो सकते हैं। वो तय कर सकते हैं कि लोग किस तरह से किसी जगह में रहें, चले फिरें और कैसा महसूस करें। हालांकि हर कोई इस सोच से सहमत नहीं होता। कुछ को ऐसे डिजाइनों से परेशानी भी हुई है, क्योंकि जो सोचा गया था असल में वैसा नहीं निकला। फिर भी ये बात साफ है कि इमारतें सिर्फ काम चलाने की चीज नहीं होती, वो हमारे सोचने, जीने और महसूस करने के तरीके को भी बदल सकती है। किसी इमारत का रूप लोगों के शरीर और दिमाग पर असर डाल सकता है, ये सोच नई नहीं है। बहुत पहले से लोग मानते आए हैं कि किसी जगह का डिजाइन इंसान के सोचने और महसूस करने के तरीके को बदल सकता है। पुराने जमाने में तो चर्च की छत को आसमान जैसा बनाने की सलाह दी जाती थी, ताकि लोगों को ऊपर देखने का एहसास हो और वो ईश्वर की तरफ खिंचे। बाद में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हर इमारत को वैसा ही दिखना चाहिए जैसे उसका काम है, जैसे गोदाम, चर्च, घर। धीरे धीरे ये सोच उभरी कि रूप काम से आता है, यानी जो चीज जिस काम के लिए बनी हो, उसका डिजाइन उसी के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन ये सोच भी पूरी तरह से सही नहीं मानी जा सकती, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर सही डिजाइन से ही बेहतर समाज बनता है। कुछ आर्किटेक्ट जैसे कि ले कॉर्बुजिए ने घरों को सिर्फ रहने की पुरानी सोच तक सीमित नहीं रखा। वो ऐसी जगहें बनाना चाहते थे जो लोगों को नए तरीके से जीने की आज़ादी दें। पर सच ये है कि उनके बनाए कुछ नए डिजाइन
इतने कामयाब नहीं रहे। बहुत सी ऊंची ऊंची इमारतों को बाद में लोगों ने बेकार, बेजान और परेशान करने वाली जगह माना। कुछ तो इतने खराब माने गए कि उन्हें कुछ ही सालों में तोड़ दिया गया। लेकिन अगर कोई आर्किटेक्ट पुराने तरीकों को बस इसलिए न अपनाए क्योंकि वो पुराना है, तो ये भी कोई गलत बात नहीं है। ये जरूरी नहीं कि कोई क्लासिक दिखने वाला घर लोगों में अपनापन ही पैदा करे। हो सकता है वो बिल्कुल भी वैसा असर न छोड़े। इसलिए सिर्फ डिजाइन देखकर ये तय नहीं किया जा सकता कि लोग उसमें कैसे रहेंगे। फिर भी ये बात सही है कि आर्किटेक्चर का रूप हमारी सोच और बर्ताव पर असर डालता है। कुछ डिजाइन लोगों में खुलापन और बातचीत को बढ़ाते हैं, तो कुछ लोगों को अलग थलग कर देते हैं। ये बात आज भी शहरों की प्लानिंग में देखी जा सकती है, जहां खुले पार्क, चौक और रास्ते लोकतांत्रिक सोच को बढ़ाते हैं और कुछ जगहें लोगों को बांट भी देती हैं। डिजाइन, मटेरियल और प्लानिंग इस बात को तय करते हैं कि किसी जगह का असर कैसा होगा। लेकिन ये कहना कि सिर्फ डिजाइन से ही किसी जगह का पूरा काम तय हो जाएगा, ये सही नहीं है। नए डिजाइन जरूर हमारे सोचने का तरीका बदल सकते हैं, पर वो अपने आप में सब कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई जगह कपड़े धोने के लिए है, तो वहां वो सुविधा होनी ही चाहिए। अगर घर, फैक्ट्री या हवाई अड्डा है, तो उसकी जरूरतें पूरी होनी ही चाहिए। इसलिए जो सोच कहती है कि सिर्फ रूप से ही सब कुछ तय हो जाना चाहिए, वो अधूरी है। असली बात यह है कि आर्किटेक्चर में डिजाइन और काम दोनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। तभी वो इंसान और समाज के लिए वाकई फायदेमंद हो सकता है। हर तरह की बनी हुई जगहें, मोहल्ले, घर, खुले मैदान और शहर लोगों को कभी पसंद आते हैं तो कभी नहीं भी आते। कोई एक तरीका सबके लिए सबसे अच्छा हो, ये जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी खास इंसान के लिए एक जगह ज्यादा बेहतर होती है, किसी और के लिए नहीं। जैसे पूछना कि कौन बेहतर है, एक शहर या कोई गांव, इसका कोई एक सही जवाब नहीं हो सकता। ये सब पसंद पर टिका होता है। कई बार एक किस्म की जगह बनाने का फैसला दूसरे किस्म की जगहों के बनने की गुंजाइश को कम कर देता है, पर ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। अगर कोई डिजाइन काम के लिहाज से भी सही हो और देखने में भी अच्छा लगे और दोनों चीजों में तालमेल हो, तो उसे आदर्श माना जाता है। बहुत से आर्किटेक्ट इस सोच को अपनाना चाहते हैं। जब डिजाइन में काम और सुंदरता एक साथ मिलते हैं, तो आर्किटेक्चर और बेहतर लगने लगता है। लेकिन ये सोच उस बहस से मेल नहीं खाती जिसमें एक पक्ष सिर्फ काम को अहम मानता है और दूसरा सिर्फ रूप को। अगर कोई इमारत अपने काम को अपने ही रूप के जरिए जाहिर कर दे, तो यही सबसे अच्छा मेल माना जाता है। ये आर्किटेक्ट की असली काबिलियत मानी जाती है। पर सवाल ये है कि क्या कोई इमारत अपने आप में कोई मतलब या भावना जता सकती है, या फिर लोग उसमें अपने अनुभव और सोच जोड़ते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जब तक कोई इमारत अपने मकसद को पूरा न करे, तब तक उसे सुंदर भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी कई इमारतें जो देखने में अपने काम के लिए बिल्कुल सही लगती हैं, जैसे कि स्कूल, मंदिर या स्टेडियम, उनका मतलब और अहमियत उस जगह और वक्त से भी जुड़ी होती है। यानी हर चीज का असर उसके माहौल से जुड़ा होता है। आर्किटेक्चर को समाज को बदलने के एक जरिए की तरह भी देखा गया है। लोगों के सोचने और रहने के तरीके को बदलने का सपना डिजाइन के जरिए देखा गया है। बहुत पहले से ये मान्यता रही है कि अगर किसी जगह को एक खास तरह से बनाया जाए, तो वो लोगों के व्यवहार पर असर डाल सकती है। यानी इमारतें और प्लानिंग सिर्फ ईंट पत्थर नहीं होती, वो समाज के रिश्तों और राजनीति को भी छूती। आजकल फिर से ये बातें सामने आई हैं, खासकर एक सोच के साथ जिसे नए शहरी विकास का नाम दिया गया है। ये सोच कहती है कि सही डिजाइन से एक सच्ची और जुड़ी हुई कम्युनिटी बनाई जा सकती है। बहुत सारे आर्किटेक्ट अपने डिजाइनों को बेहतर बताने के लिए कम्युनिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं,
जिससे लोगों को लगता है कि ये डिज़ाइन समाज को जोड़ने वाला है। लेकिन ये तय करना आसान नहीं होता कि कौन सी जगह इस सोच पर खरी उतरती है और कौन नहीं। इस सोच का मकसद है फैले हुए शहरों की बेकाबू बढ़त और शहरों की हालत को सुधारना, ताकि डिज़ाइन के जरिए ज़रूरी सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाए जा सके। ये बात उस सोच से मिलती जुलती है जिसमें स्मार्ट तरीके से शहर बसाने की कोशिश की जाती है। ऐसे में आर्किटेक्चर सिर्फ देखने या रहने की चीज नहीं रह जाती, बल्कि समाज को बदलने का एक तरीका बन जाती है। नए शहरी विकास की सोच यह मानती है कि शहर और कस्बों को इस तरह बनाना चाहिए कि वहां हर तरह के लोग, चाहे किसी भी आमदनी वाले हों, आराम से रह सकें। इसके लिए जरूरी है कि ज्यादातर जरूरी काम और जगहें पैदल दूरी पर हों, ताकि बुजुर्गों और बच्चों को भी किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इस सोच के मुताबिक जो इमारतें और सार्वजनिक जगहें बनाई जाएंगी, उनका मकसद होगा लोगों को एक साथ जोड़ना और लोकतांत्रिक सोच को मजबूत करना। ये सब बातें ये दिखाती है कि इस सोच के पीछे केवल डिजाइन नहीं, बल्कि सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियां भी छुपी हुई हैं। इसका मकसद ऐसा शहर बनाना है जो इंसानों की भलाई, बराबरी और लोकतंत्र को बढ़ावा दे। आर्किटेक्ट को यहाँ सिर्फ डिजाइनर नहीं, बल्कि समाज को समझने और उसे बेहतर बनाने वाला इंसान माना गया है। यानी उसका असली काम है आज के समय के लिए एक सही और बेहतर जीवन शैली को समझना और उसे आकार देना। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये मकसद पूरे हो सकते हैं जब तक शहरों की योजना बनाने वाले फैसले सच में सामाजिक और आर्थिक बराबरी पर आधारित ना हो? अगर ऐसा आधार नहीं है तो फिर वही पुराने तरीके चलेंगे, जहां बड़ी बड़ी योजनाएं सिर्फ पैसे, नियमों और जोनिंग के हिसाब से बनती हैं, न कि लोगों की जरूरतों से। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि प्लानिंग का मकसद होना चाहिए लोकतांत्रिक सोच को बढ़ाना, लेकिन ये तय करना आसान नहीं कि लोकतंत्र का असली मतलब क्या है, क्योंकि जब हर किसी की राय ली जाती है तब भी जरूरी नहीं कि सभी की सोच बराबर हो, और ये भी जरूरी नहीं कि सबका लोकतंत्र एक जैसा दिखे। अब ये सवाल उठता है कि क्या डिजाइन और प्लानिंग से लोगों की सोच और व्यवहार को बदला जा सकता है? बहुत से लोग मानते हैं कि इंसान जैसा माहौल में रहता है वैसे ही उसका व्यवहार भी बनता है। यानी अगर कोई इलाका खुला, सुरक्षित और बातचीत वाला हो तो लोग ज्यादा मिलनसार हो सकते हैं। इस सोच को फिजिकल डिटर्मिनिज्म कहा गया है। लेकिन कुछ समाजशास्त्री मानते हैं कि सिर्फ डिजाइन से इंसान का व्यवहार तय नहीं हो सकता, क्योंकि हर समाज, धर्म, वर्ग और सोच के हिसाब से अच्छा जीवन, सुरक्षा या लोकतंत्र जैसे शब्दों के मायने बदल जाते हैं। ऐसे में जब हम कोई एक तय लक्ष्य बनाते हैं तो हो सकता है वो सबके लिए एक जैसा ना हो। इसलिए शहर की प्लानिंग सिर्फ इमारतें बनाने का काम नहीं है, बल्कि सोचने और समझने का तरीका है, जिसमें ये देखा जाता है कि हम क्या चाहते हैं और उसे हासिल करने का सबसे असरदार तरीका क्या हो सकता है। लेकिन अगर हमारा मकसद ही साफ नहीं है या उसका मतलब हर किसी के लिए अलग है, तो फिर सिर्फ डिजाइन से समाज नहीं बदला जा सकता। इसलिए असली बदलाव के लिए सोच, नियत और बराबरी की जमीन साथ साथ चलनी जरूरी है। फिजिकल डिटर्मिनिज्म की सोच पर सवाल उठाया गया है, जो ये मानती है कि अगर कोई जगह एक खास तरह से बनाई जाए तो लोगों का व्यवहार भी उसी के हिसाब से बदलेगा। लेकिन कुछ समाजशास्त्रियों का कहना है कि किसी मोहल्ले का एक साथ और मजबूत होना इस बात पर ज्यादा टिका होता है कि वहाँ के लोग एक जैसे सामाजिक या आर्थिक वर्ग से आते हैं, न कि इस पर कि वो जगह कैसी डिजाइन की गई है। यानी अगर कोई इलाका बाहर से अच्छा लगे भी, फिर भी अगर समाज में पहले से ही भेदभाव है तो डिजाइन से वो खत्म नहीं होंगे। बहुत अच्छी योजना भी तब बेअसर हो जाती है जब गहराई में समाज के भीतर असमानता और दूरी बनी रहती है। असल में ज्यादातर डिजाइन करने वाले कभी ये दावा नहीं करते कि सिर्फ डिजाइन से ही सब कुछ तय हो जाएगा। असली चुनौती दो हिस्सों में है। पहली चुनौती ये है कि हम क्या चाहते हैं, हमारा मकसद क्या है।
और ये सवाल सिर्फ डिजाइन का नहीं बल्कि नैतिकता का है कि हमें ऐसा समाज चाहिए जो बराबरी वाला हो, जुड़ा हुआ हो और सबके लिए बेहतर हो। दूसरी चुनौती सीधे डिजाइन से जुड़ी है। अगर माहौल इंसानों के सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है तो फिर सवाल ये है कि हम कैसा माहौल बनाएं जो अच्छे मूल्यों को बढ़ावा दे, जैसे लोकतंत्र, आपसी सम्मान, बराबरी और मिलजुल कर जीने की सोच। पर साथ ही उस माहौल में वहां रहने वाले लोगों की सोच और जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए। आधुनिक आर्किटेक्चर का असली सवाल यही है, क्या किसी डिजाइन का असर कई तरह से हो सकता है और यह असर नैतिक सोच से कैसे जुड़ता है। आज कम्युनिटी शब्द पर भी खूब चर्चा होती है, लेकिन साथ ही आर्किटेक्चर अब सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि वो सामाजिक और राजनीतिक सोच से भी जुड़ गया है। अब बात होती है कि इंसान अच्छा कैसे जिए और डिजाइन इसमें कैसी भूमिका निभा सकता है। इस नजरिए से देखा जाए तो आर्किटेक्ट और डिजाइन करने वाले लोगों की भूमिका अब और बड़ी हो गई है। अब उन्हें सिर्फ सुंदर इमारतें बनाने वाला नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाला भी माना जा रहा है। वो ऐसे विजन रखते हैं जो समाज, राजनीति और यहाँ तक कि लोगों की पहचान और उम्मीदों को आकार दे सकते हैं। यानी अब डिजाइन सिर्फ देखने सुनने की चीज नहीं, बल्कि एक सोच और जिम्मेदारी बन गई है जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकती है। अगर डिजाइन करने वालों की नज़र से देखा जाए तो अब जो भूमिका उनसे उम्मीद की जा रही है वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ी और जिम्मेदारी वाली लगती है, क्योंकि वो सिर्फ तकनीकी काम करने वाले नहीं रह गए हैं। अब उनसे ये भी उम्मीद की जाती है कि वो सिर्फ जगह न बनाएं, बल्कि समाज की सोच, नैतिकता और लोगों के साथ जुड़ाव को भी समझें। सवाल ये है कि क्या उनका सिर्फ स्पेस डिजाइन करना ही काफी है, या अब आर्किटेक्चर का मतलब ये भी है कि वो नागरिक की तरह सोचे, समाज की भलाई को समझे और उसमें अपनी भूमिका निभाए। अब बात ये उठती है कि क्या आर्किटेक्चर को कला माना जा सकता है? अगर हाँ, तो फिर उससे जुड़े नैतिक पहलुओं पर भी बात होनी चाहिए। जब हम पूछते हैं कि क्या आर्किटेक्चर एक कला है, तो हम सीधे उस बहस में उतरते हैं जहां कला और नैतिकता की बातें आपस में जुड़ जाती हैं। हालांकि ये सवाल आर्किटेक्ट या डिजाइन करने वालों के लिए उतना जरूरी नहीं जितना दार्शनिकों के लिए होता है, लेकिन फिर भी ये आर्किटेक्चर के दर्शन की जड़ में शामिल है। कौन सी चीज कला मानी जाती है, ये हर किसी की सोच और परिभाषा पर निर्भर करता है। अगर किसी के हिसाब से कला वो होती है जिसका कोई सीधा काम न हो, तो फिर ज्यादातर इमारतों को कला नहीं माना जाएगा। पर यह भी जरूरी नहीं कि कोई इमारत कला न हो तो उसमें सुंदरता का भाव ही न हो। कई इमारतें भले ही कला की परिभाषा में न आए, फिर भी उन्हें देखने से जो अनुभव होता है वो सुंदरता से भरा होता है। कई बार इमारतों को सिर्फ उनके काम के लिए नहीं, बल्कि उनके दिखने के तरीके के लिए भी सराहा जाता है। कुछ आर्किटेक्ट मानते हैं कि आर्किटेक्चर एक कला है, लेकिन ये सोच ज्यादातर सम्मान देने जैसी बात होती है, न कि सच्चे अर्थों में परिभाषा तय करने वाली। अगर इमारतें कला है तो आर्किटेक्ट भी कलाकार हुए, जो अपनी तकनीकी समझ के साथ साथ रचनात्मक सोच भी रखते हैं। जब हम आर्किटेक्चर को एक रोजमर्रा का काम मानते हैं, न कि कोई दर्शन शास्त्र की चर्चा, तब सवाल ये होता है कि क्या इमारतें कला के नमूने हैं या वो बस सोच समझकर बनाई गई चीजें हैं जो सुंदर दिखे। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कलाकार ही हों, बल्कि ये कि उन्होंने अपनी कला से कोई चीज बेहतर बनाई हो। कई बार जब किसी काम में बहुत ही अच्छा हुनर दिखता है तो उसे लोग कला कहने लगते हैं। जैसे कोई रसोइया अगर बहुत ही बढ़िया खाना बनाए, या कोई सर्जन ऑपरेशन में गजब का कौशल दिखाए, या कोई शिक्षक अपने पढ़ाने के अंदाज से कमाल कर दे, तो इन्हें भी कलाकार कह दिया जाता है। आर्किटेक्चर में सुंदरता का रोल बहुत जरूरी होता है। जैसे एक अच्छा पकवान सिर्फ स्वाद में ही नहीं, दिखने में भी सुंदर होता है, वैसे ही एक इमारत भी सिर्फ काम की चीज नहीं होती, बल्कि देखने में भी असर डालती है। तो चाहे इमारत को कला कहें या न कहें, ये बात तय है कि सुंदरता और रचना इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि कुछ इमारतें इतनी खास और खूबसूरत होती हैं कि उन्हें कला का दर्जा दिया जा सकता है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या उन्हें सच में कला माना जाना चाहिए या बस उन्हें सम्मान देने के लिए ऐसा कहा जाता है। हर सुंदर चीज को कला कहना जरूरी नहीं होता। कुछ इमारतें अपने डिजाइन और सुंदरता की वजह से लोगों को प्रभावित जरूर करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर आर्किटेक्ट कलाकार ही होता है। आर्किटेक्ट अपने डिजाइन में तकनीक, जगह की जरूरत और समाज की सोच का ध्यान रखते हैं। वो ऐसे घर और दफ्तर बनाते हैं जो लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। वो ऐसे माहौल बनाते हैं जहां लोग मिलजुल कर रह सकें, खुलकर सोच सकें और काम कर सकें। लेकिन जब वो ये सब करते हैं तो वो आर्किटेक्चर की कला कर रहे होते हैं, कोई पेंटिंग या मूर्ति जैसी कला नहीं बना रहे होते। इसलिए जब हम किसी इमारत को कला का नमूना कहते हैं तो शायद हम सिर्फ उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहे होते हैं। अब बात आती है आर्किटेक्चर और नैतिकता की। जब हम ये सोचते हैं कि इमारतों का समाज और राजनीति से क्या रिश्ता है, तब हमें समझ आता है कि आर्किटेक्चर केवल ईंट पत्थर का खेल नहीं है, बल्कि ये एक सोच है, एक जिम्मेदारी है। कोई भी अच्छी इमारत, चाहे वो बहुत बड़ी ना भी हो, अगर उसमें सोच और ज़रूरत की समझ झलकती है तो वो सिर्फ तकनीकी या दिखावटी नहीं होती, वो एक नैतिक योगदान भी देती। एक अच्छा घर सिर्फ एक पक्का ढांचा नहीं होता, वो एक ऐसा माहौल होता है जहां लोग सुकून से रह सकें। और यही सोच उसे नैतिक बनाती है, क्योंकि वो इंसान की भलाई और आराम को ध्यान में रखकर बनाई गई होती है। आमतौर पर इमारतों को उनके डिज़ाइन और टेक्निक के हिसाब से आंका जाता है, लेकिन ये सोचना कि नैतिकता का इससे कोई लेना देना नहीं है, अब धीरे धीरे बदल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि किसी इमारत की सुंदरता को उसकी नैतिकता से अलग नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई इमारत देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसका असर समाज या लोगों पर सही नहीं है, तो वो पूरी तरह से सफल नहीं कही जा सकती। इसलिए आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड बन गई है जहां सुंदरता और नैतिकता दोनों साथ चलते हैं। जैसे जैसे लोगों ने फॉर्म और फंक्शन के रिश्ते को समझना शुरू किया, वैसे वैसे ये बात भी सामने आई कि आर्किटेक्चर में भी कुछ नैतिक सिद्धांत छिपे होते हैं। कुछ पुराने विचारकों ने जब डिजाइन में सजावट को गलत बताया, तो वो सिर्फ डिजाइन की बात नहीं कर रहे थे, वो एक नैतिक सोच भी रख रहे थे। आज आर्किटेक्चर और उसकी जुड़ी दूसरी डिजाइन फील्ड में नैतिकता और समाज की सोच को लेकर ज्यादा खुलकर चर्चा हो रही है। इसलिए अब आर्किटेक्चर को सिर्फ एक रचनात्मक या काम नहीं माना जाता, बल्कि एक ऐसी सोच मानी जाती है जो इंसान, समाज और उनके रिश्तों को समझती है और उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करती। एक विचार ये कहता है कि आर्किटेक्चर और नैतिकता यानी सही गलत की सोच के बीच गहरा और सीधा रिश्ता होता है। ये रिश्ता सिर्फ बाहर से जोड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि आर्किटेक्चर की सोच और काम का हिस्सा होता है। यानी जब कोई इमारत डिज़ाइन की जाती है तो सिर्फ उसका दिखना या उसका इस्तेमाल ही नहीं, बल्कि ये भी सोचना जरूरी होता है कि वो समाज और लोगों के लिए सही है या नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि शहरों और इमारतों में बदलाव करना अपने आप में नैतिक असर डालता है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि आर्किटेक्चर पूरी तरह नैतिकता से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि नैतिकता और आर्किटेक्चर के सवालों को अलग अलग सुलझाया जाना चाहिए, लेकिन असल जिंदगी में जब डिजाइन का काम होता है तो ये दोनों चीजें अक्सर साथ साथ सामने आती हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टर को नैतिकता की जानकारी जरूरी नहीं होती, तो आर्किटेक्ट को क्यों जरूरी हो? इसके जवाब में ये कहा जाता है कि अगर कोई आर्किटेक्ट नैतिकता को नहीं समझता, तो वो अपने काम में पूरी तरह सक्षम नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि अच्छा आर्किटेक्ट बनने के लिए इंसानियत, जिम्मेदारी और सामाजिक सोच भी जरूरी है, क्योंकि इमारत बनाते समय सिर्फ सुंदरता नहीं देखी जाती, ये भी देखा जाता है कि वो लोगों के लिए कितनी सही और उपयोगी। एक उदाहरण लें, जैसे किसी बिल्डिंग में खिड़कियां और दरवाजे ऐसे हों कि अंदर का नज़ारा अच्छा लगे,
लेकिन साथ ही पड़ोसियों की प्राइवेसी भी बनी रहे। अब ये केवल सुंदरता का सवाल नहीं है, बल्कि नैतिकता का भी है। या फिर किसी ऑफिस बिल्डिंग में ऐसा एट्रियम बनाया जाए जो आम लोगों के लिए खुला हो, लेकिन साथ ही वहां काम करने वालों की सुविधा और शांति का भी ध्यान रखा जाए। ये सब डिजाइन के साथ साथ नैतिक फैसले भी हैं। कभी कभी कोई पार्क या चौक इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो सिर्फ सुंदर ना लगे, बल्कि वहां आकर लोग मिले जुले, बातचीत करें और समाज के लिए अच्छा माहौल बने। यानी आर्किटेक्चर सिर्फ देखने या इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, वो सोच, समाज और इंसानियत से भी जुड़ा हुआ होता है। तो अगर कोई आर्किटेक्ट इन बातों को नहीं समझता तो उसका डिजाइन अधूरा रह जाता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड है जहां नैतिकता और सुंदरता दोनों को एक साथ समझना और अपनाना जरूरी है। आर्किटेक्चर सिर्फ इमारतें बनाने का काम नहीं है, बल्कि ये कई अलग अलग सोच और विचारों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। इसमें कला, समाज, इतिहास और फिलॉसफी सबका मिला जुला असर होता है। बीते समय में जब लोगों ने आर्किटेक्चर को लेकर ज्यादा गहराई से सोचना शुरू किया, तो उसमें कई तरह की फिलॉसफिकल सोच भी शामिल हो गई। अब डिजाइन और इमारतों पर बात करते हुए लोग उन बड़े विचारों और सोचों का जिक्र करने लगे जो पहले सिर्फ किताबों और विचारधाराओं में मिलते थे। आर्किटेक्चर के बारे में सोचने का तरीका धीरे धीरे बदलता गया। इसमें अब सिर्फ सुंदरता या काम चलाने की बात नहीं होती, बल्कि ये भी देखा जाता है कि कोई इमारत समाज को क्या संदेश देती है, लोगों की सोच पर उसका क्या असर पड़ता है और वो अपने समय की पहचान कैसे बनती। कुछ विचारधाराएं जैसे जर्मन आदर्शवाद, स्ट्रक्चरलिज्म, फेमिनिज्म और दूसरी फिलॉसफी की धाराएं, इन सब ने भी आर्किटेक्चर की समझ को गहराई दी। खासकर जिन लोगों का डिजाइन में नया सोचने का तरीका है, उन्होंने इन विचारों से काफी कुछ लिया। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे सिनेमा या दूसरी आर्ट्स में कई चीजें मिलकर एक रूप लेती हैं, वैसे ही आर्किटेक्चर में भी अलग अलग सोच और अनुभव एक साथ आते हैं। इस वजह से ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आर्किटेक्चर पूरी तरह स्वतंत्र कला है या नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आर्किटेक्चर का असली मकसद सिर्फ सुंदर इमारतें बनाना नहीं, बल्कि इंसान की जिंदगी और समाज के बारे में कुछ गहरी बातें समझना और उन्हें दिखाना भी। अब कुछ लोगों की ये भी सोच है कि हर डिजाइन के पीछे एक साफ सोच या फिलॉसफी होनी चाहिए, ताकि वो इमारत सिर्फ दिखने में अच्छी न लगे, बल्कि उसके पीछे कोई समझदारी और मकसद भी हो। कुछ आर्किटेक्ट अपने हर प्रोजेक्ट के साथ एक सोच जोड़ते हैं जो उनकी डिजाइन को गहराई देती है। जब हम आदर्शवाद की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हर इमारत या कला का टुकड़ा हमारे मन की सोच और समझ से जुड़ा होता है। मतलब ये कि कोई भी इमारत तभी मायने रखती है जब हम उसे महसूस करते हैं, समझते हैं और उससे कोई रिश्ता बनता है। इस सोच में ये भी कहा गया है कि कला और आर्किटेक्चर किसी दौर की सोच और समाज का आईना होती है। जब लोग किसी इमारत को देखते हैं, तो उसमें उस समय की संस्कृति, सोच और ज़रूरतें दिखती हैं। कुछ लेखों में ये भी बताया गया है कि जब आधुनिक आर्किटेक्चर की शुरुआत हुई, तो उसे ऐसे दिखाया गया जैसे कोई नाटक शुरू हो रहा हो और उसमें कुछ खास आर्किटेक्ट हीरो की तरह सामने आए हों। ये सोच दिखाती है कि कैसे एक नई दिशा, एक नया युग शुरू हुआ था। पर इसके साथ एक सवाल भी जुड़ा है कि क्या कोई आर्किटेक्ट अपने डिजाइन पर पूरी तरह नियंत्रण रख सकता है, या फिर वो बस उस समय की सोच और हालात का हिस्सा बनकर काम करता है। आदर्शवाद की सबसे बड़ी देन यही रही कि इसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि आर्किटेक्चर सिर्फ चीजें बनाने का काम नहीं है, बल्कि ये एक सोचने और समझने की प्रक्रिया है जो अपने समय और समाज से जुड़ी होती। इस तरह आर्किटेक्चर एक ऐसी कला बन जाती है जो हमारे दौर की पहचान बनाती है और सोच को दिशा देती है। आर्किटेक्चर को समझने का एक तरीका ये है कि हम जानें किसी इमारत या जगह को देखने और महसूस करने का हमारा अनुभव कैसा होता है। जब हम किसी इमारत में कदम रखते हैं,
तो हम सिर्फ दीवारें और छत नहीं देखते, हम उस माहौल को महसूस भी करते हैं। कुछ इमारतें हमें सुकून देती हैं, कुछ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं और कुछ हमारे व्यवहार और सोच पर भी असर डालती हैं। लोगों की ये भी दिलचस्पी होती है कि शहर हमें कैसा अनुभव कराते हैं। जैसे किसी खास जगह पर जाने से इतिहास की झलक मिलती है या कोई पुरानी इमारत हमें पुराने जमाने की याद दिलाती है। जब कोई खुली जगह या कोई खास सार्वजनिक इमारत अच्छी तरह से डिजाइन होती है तो वो लोगों में एक जुड़ाव और अच्छा नागरिक बनने की भावना भी जगा सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि आर्किटेक्चर को समझने का सबसे सही तरीका ये है कि हम उसे खुद के अनुभव के जरिए महसूस करें। ये अनुभव बताता है कि कोई जगह कैसी है, क्या उसमें अपनापन है, क्या वो हमारे अंदर कुछ अच्छा महसूस कराती है। जब हम इस तरह सोचते हैं तो हमें किसी इमारत को समझने के लिए बाहर की सोच या किसी राजनीतिक या सामाजिक विचारधारा की जरूरत नहीं होती। इस सोच को और गहराई देने वाली फिलॉसफी का नाम है फिनोमेनोलॉजी। इसका मतलब है चीजों को वैसे देखना जैसे वो हमें सीधे अपने अनुभव में दिखती हैं। इसमें ध्यान इस बात पर होता है कि कोई जगह या इमारत हमें कैसी लगती है और उसमें रहने या समय बिताने का अनुभव कैसा होता है। इस सोच के मुताबिक हर जगह का अपना एक खास एहसास होता है, एक आत्मा जैसी चीज जिसे कुछ लोग जीनियस लोकी कहते हैं। जब कोई जगह लोगों के रहने, जीने और महसूस करने के तरीके के साथ मेल खाती है तो वो जगह जिंदा लगती। अच्छे डिजाइन की यही खासियत होती है कि वो उस जगह की आत्मा को समझकर उसे और मजबूत करता है। फेनोमेनोलॉजी की सोच को कई आर्किटेक्ट्स ने अपनाया है और उनके डिजाइन में इसकी झलक साफ दिखती है। कुछ लोग इसे आधुनिकता के साथ जोड़कर सोचते हैं, जहां एक तरफ तो गहराई और भावनाओं से जुड़ी सोच होती है और दूसरी तरफ सिर्फ तकनीकी योजनाएं और बाजार के लिए बनाई गई चीजें होती हैं। लेकिन ये सोच कोई एक ही परिभाषा नहीं देती कि आर्किटेक्चर क्या है। ये इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि हर संस्कृति और समाज में इमारतों को देखने का नजरिया अलग होता है। किसी को कोई इमारत सुंदर लग सकती है तो किसी और को वो खाली या बेमतलब भी लग सकती है। फिर सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी इमारत का काम ही उसे सुंदर बनाता है या उसकी खूबसूरती अलग से होती है। और क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इमारत बहुत ही खराब अनुभव दे, जैसे जेल जैसी जगहें, क्या उन्हें बेहतर महसूस करने लायक बनाया जा सकता है अगर हम उस जगह की आत्मा को ध्यान में रखकर डिजाइन करें। तो कुल मिलाकर फेनोमेनोलॉजी ये कहती है कि एक अच्छी इमारत वो होती है जो इंसान के अनुभव से जुड़ती है, उसकी भावनाओं को छूती है और उस जगह की आत्मा को जिंदा रखती है। आर्किटेक्चर तब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं रह जाता, वो एक एहसास बन जाता है। स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसा सोचने का तरीका था जो भाषा और उसके मतलब को समझने से शुरू हुआ और धीरे धीरे कई और क्षेत्रों में फैल गया। जब ये सोच आर्किटेक्चर में आई तो लोगों ने इमारतों को भाषा की तरह देखना शुरू किया। जैसे भाषा के अपने नियम होते हैं, वैसे ही इमारतों के डिजाइन में भी एक तरह की ग्रामर यानी ढांचा होता है जिससे वो कुछ कहती। किसी इमारत के खंभे, खिड़कियां, दरवाजे या सजावट बस दिखने के लिए नहीं होते, बल्कि उनके जरिए एक मतलब भी निकलता है। कई सोच रखने वालों का मानना था कि किसी इमारत की बाहरी बनावट सिर्फ उसकी जरूरत को पूरा करने के लिए नहीं होती, बल्कि वो समाज को कुछ बताने का जरिया भी हो सकती है। जैसे एक गिरजाघर या कोई बड़ा स्मारक अपने डिजाइन से एक खास भावना या सोच को सामने लाता है। उनके हिसाब से इमारतें सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, वो सोच और संस्कृति का हिस्सा होती हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि किसी इमारत की जो असली जरूरत होती है, जैसे उसमें रहना या काम करना, वो तो एक मतलब होता है, लेकिन उस डिजाइन से जो भाव या सोच झलकती है वो दूसरा ज्यादा गहरा मतलब होता है। जैसे एक चर्च और एक गोदाम दोनों ही जगह हैं जहां लोग अंदर जा सकते हैं, लेकिन दोनों की बनावट से जो भावना निकलती है वो अलग होती है।
चर्च का डिजाइन हमें एहसास कराता है कि ये कोई आम जगह नहीं बल्कि पवित्र और खास जगह है। पर कुछ आलोचकों को ये सब ज्यादा दिखावा लगता था। उनके हिसाब से आर्किटेक्चर का काम समाज की जरूरतों को पूरा करना होना चाहिए, न कि सिर्फ किसी खास वर्ग या अमीर लोगों के लिए खूबसूरत इमारतें बनाना। उन्हें लगता था कि इमारतों की असली अहमियत उनके काम में होनी चाहिए, ना कि उनके स्टाइल या मतलब में। फिर भी बहुत से डिजाइनर और सोच रखने वाले लोग मानते रहे कि इमारतों का डिजाइन अपने आप में एक भाषा है। हर दीवार, हर खिड़की, हर दरवाजा कुछ कहता है, लेकिन ये बात भी सही है कि हर कोई उस भाषा को एक ही तरह से नहीं समझता। जैसे शहरों की जिंदगी बहुत बदलती रहती है, वैसे ही इमारतों का मतलब भी समय और हालात के हिसाब से बदलता रहता है। इस तरह स्ट्रक्चरलिज्म ने आर्किटेक्चर को देखने का नजरिया बदला। अब इमारतों को सिर्फ रहने या काम करने की जगह नहीं, बल्कि सोच और मतलब को दिखाने वाली चीज समझा जाने लगा। लेकिन इस सोच पर बहस भी होती रही कि क्या ये जरूरत से ज्यादा सोचने वाली बात है, या वाकई में इमारतें इतने गहरे मतलब रखती हैं। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि ये सोच आर्किटेक्चर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से आगे ले गई और उसे इंसानी अनुभव और समझ से जोड़ने का काम किया। नोम चॉम्स्की की भाषा की सोच से प्रेरणा लेकर पीटर आइजनमैन ने 1970 के दशक में कुछ अलग तरह के डिजाइन प्रोजेक्ट शुरू किए। उन्होंने कुछ छोटे घर बनाए जो बहुत ही जटिल और ज्यामितीय आकृतियों जैसे दिखते थे। इनके साथ उन्होंने बहुत गहरी थ्योरी भी जोड़ दी, लेकिन उनका मानना था कि लोग इन डिजाइनों का मतलब समझ सकते हैं क्योंकि ये उसी भाषा की तरह बने थे जो हम रोज की बातें कहने में इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आर्किटेक्चर को भाषा से जोड़ने की कोशिश की और ये दिखाया कि किसी डिजाइन का मतलब सिर्फ उसके काम में नहीं, बल्कि उसकी बनावट में भी छिपा होता है। उनके लिए असली डिजाइन वो होता था जिसमें पहले से तय कोई मतलब न हो, बल्कि जो खुद ही अपने आप में एक आजाद सोच लेकर बने। आइजनमैन का मानना था कि आर्किटेक्चर में विरोधाभास यानी कुछ उलझाव होना चाहिए, और यही सोच उन्हें बाद में डिकंस्ट्रक्शन और ऐसे डिजाइनों की तरफ ले गई जो कभी बनाए ही ना जाएं, सिर्फ सोच में या कागज पर मौजूद हो। यानी उन्होंने ऐसे नक्शे और डिजाइन बनाए जो असल में बनने के लिए नहीं थे, बस सोचने के लिए थे। स्ट्रक्चरलिज्म की खास बात यह थी कि उसने बाद की कई सोचों को जन्म दिया, जैसे पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। लेकिन इसकी भाषा और जटिल शब्दों की वजह से बहुत से लोगों को इसे समझना मुश्किल लगा। लोगों को ये भी सवाल परेशान करने लगे कि जो बातें इन शब्दों में कही जा रही हैं, क्या वो असली है या बस थ्योरी तक सीमित है। जैसे आइजनमैन की वेलनेस जैसी बातें, जिनका मतलब साफ नहीं था। ऐसे में स्ट्रक्चरलिज्म ने हमें ये सोचने को मजबूर किया कि क्या आर्किटेक्चर को इस तरह के गहरे और उलझे हुए सिस्टम से जोड़ा जा सकता है, या फिर ये सब बातें बस थ्योरी तक ही थी। पोस्ट मॉडर्निज्म दो अलग सोचों से बना। एक तरफ ये एक विरोध था उस यकीन के खिलाफ जो मॉडर्न आर्किटेक्चर में था, जैसे कि ये सोचना कि डिजाइन का मतलब समाज की तरक्की से होता है या कि हर इमारत का रूप उसके काम से तय होना चाहिए। पोस्ट मॉडर्न सोच ने इन बातों को चुनौती दी और कहा कि ऐसा कोई तय नियम नहीं होता। इस सोच में पुराने डिजाइनों की झलक, सजावटी चीजें और आम लोगों की पसंद को भी शामिल किया गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने पोस्ट मॉडर्निज्म को मॉडर्निज्म की गहराई से जांचने वाला एक तरीका माना, जिसमें वो उसकी सच्चाई और अर्थ की बातों को फिर से देखने की कोशिश कर रहे। पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने के लिए सिर्फ उसके मशहूर लोगों की बात सुनना काफी नहीं है। जरूरी है कि ये देखा जाए कि इस सोच ने इतिहास को कैसे देखा और आर्किटेक्चर में नए आइडिया या डिजाइन कैसे पेश किए। साथ ही ये भी कि कैसे आर्किटेक्ट इन सोचों को अपनाते हैं, कभी कभी बिना सही समझे, जब उन पर क्लाइंट या पैसे कमाने वाले डिजाइन की जरूरत हावी होती। यह सोच सिर्फ किताबों की बात नहीं, असल दुनिया के डिजाइनों और उनके असर से भी जुड़ी हुई है। पोस्ट
स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसी सोच है जो स्ट्रक्चरलिज्म से निकली, लेकिन उसे चुनौती भी देती है। यह सोच भी बहुत तरह की है और इसे समझना आसान नहीं है। इसमें कई अलग अलग विचारकों की सोच शामिल है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा असर डिकंस्ट्रक्शन की सोच का रहा, जिसने आर्किटेक्चर को एक नई दिशा दी। कुछ बड़े डिजाइन प्रोजेक्ट्स ने भी इस सोच को आगे बढ़ाया, जिनमें इमारतों की बनावट में टुकड़ों, टकराव और उलझाव को दिखाया गया। यहाँ डिजाइन का मतलब सिर्फ सुंदरता या काम से नहीं, बल्कि इंसानी सोच, आजादी और पहचान से जोड़ा गया। पर जैसे जैसे ये सोच फैली, वैसे वैसे कुछ लोगों ने इसे सिर्फ एक नया स्टाइल समझ लिया। असली सोच पीछे छूट गई। फूको की सोच ने इस बात पर जोर दिया कि आर्किटेक्चर सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि समाज में ताकत और सोच को चलाने का एक तरीका भी है। उन्होंने बताया कि आर्किटेक्ट चाहे कितने भी बड़े हों, उनके पास असली ताकत नहीं होती। अगर कोई इंसान अपने घर को बदलना चाहे, दीवारें हटवाना या कुछ नया जोड़ना चाहे, तो आर्किटेक्ट उसे रोक नहीं सकता। लेकिन फिर भी आर्किटेक्ट की सोच, उसका व्यवहार और उसके बनाए डिजाइन समाज पर असर डालते हैं। वो किसी डॉक्टर, पादरी या जेल के अफसर की तरह सीधे हुकूमत तो नहीं करता, लेकिन उसकी बनाई चीजों से समाज में ताकत के तरीके तय होते हैं। फूको का एक और बड़ा काम ये था कि उन्होंने सोचा कि इंसान की सोच, भाषा और समझ कैसे बदलती रही है। उन्होंने बताया कि अलग अलग वक्तों में इंसान ने दुनिया को अलग नज़र से देखा और समझा। इसी से जीवन, मेहनत और भाषा जैसे शब्दों का मतलब बदलता गया और नई नई साइंस और सोच की दिशाएं बनी। इसी बदलाव में उन्होंने आर्किटेक्चर को भी देखा और समझाया कि कैसे जगहों की बनावट और उनका मतलब वक्त के साथ बदलते हैं। इस पूरी सोच से ये समझ आता है कि इमारतें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि वो हमारे समाज, सोच और पहचान को बनाने और चलाने का जरिया भी होती है। और ये भी कि आर्किटेक्ट चाहे खुद को कितना भी आज़ाद माने, उसकी बनाई जगहें कई बार उस ताकत का हिस्सा बन जाती है जो लोगों की जिंदगी को चलाती। आर्किटेक्चर से जुड़े कुछ सवाल ऐसे हैं जो सीधे सीधे पूछते हैं कि आखिर आर्किटेक्चर होता क्या है। इन सवालों से बात सिर्फ ईंट, सीमेंट और डिजाइन तक नहीं रुकती, बल्कि इससे भी आगे बढ़कर हम सोचते हैं कि कोई इमारत अपने मतलब या पहचान को कैसे जाहिर करती है। क्या सिर्फ किसी इमारत को डिजाइन करना ही काफी है, या उसका मतलब, उसकी भावना और उसका असर भी उतना ही जरूरी होता है? जैसे जैसे समय बदला है, वैसे वैसे इमारतों को दिखाने और समझाने के तरीके भी बदले हैं। पहले लोग हाथ से बनाए नक्शों और मॉडल से काम करते थे। अब कंप्यूटर पर बनने वाले 3D डिजाइन और वीडियो जैसे नए माध्यम आ गए हैं। ये सभी तरीके सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये बताते हैं कि हम किस तरह से दुनिया को देखते हैं और सोचते हैं। कुछ आर्किटेक्ट मानते हैं कि जब हम किसी इमारत का नक्शा बनाते हैं, तो वो सिर्फ जगह और समय से हटकर एक सोच बन जाती है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि नए डिजिटल टूल्स की मदद से हम न सिर्फ नई इमारतें बना सकते हैं, बल्कि आज की दुनिया और इंसान की हालत को भी बेहतर समझ सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इमारत कभी बनी ही नहीं होती, लेकिन उसके बारे में सोचने या उसे कागज पर बनाने से ही नई सोच पैदा होती है। कुछ डिजाइन इतने अलग होते हैं कि वो सीधा सवाल खड़ा करते हैं, क्या ये सिर्फ कोई कल्पना है या कोई गहरा मतलब? आज की दुनिया में जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, वहीं कुछ डिजाइन ऐसे भी हैं जो इंसान को अपनी पहचान दोबारा गढ़ने का मौका देते हैं। खासकर वो डिजाइन जो लहरदार, मुड़े हुए या बिल्कुल ही अलग तरह के होते हैं। वो बताते हैं कि अब आर्किटेक्चर सिर्फ दीवारें और छत नहीं रह गया, बल्कि अब वो एक सोच है, एक तरीका है खुद को और समाज को दोबारा गढ़ने का। इस तरह आर्किटेक्चर को सिर्फ बनाने और दिखाने की चीज न मानकर उसे समझने, महसूस करने और सोचने की चीज भी माना जा रहा है। इसका मतलब अब सिर्फ घर या इमारत नहीं, बल्कि इंसान की सोच, उसकी पहचान और उसके जीने के तरीके से जुड़ गया है। आर्किटेक्चर में इमारतों की तस्वीरें, नक्शे या मॉडल कई बार सिर्फ देखने भर के लिए नहीं होते, बल्कि वो सोच को दिखाने का एक तरीका होते हैं।
लेकिन ये भी सच है कि 2 या 3 डायमेंशन की इन तस्वीरों की अपनी एक सीमा होती है। कुछ सोच यह भी कहती है कि असली आर्किटेक्चर तब समझ में आता है जब वो वक्त के साथ बदलता है, पुराना होता है, उस पर मौसम, समय और इंसानी इस्तेमाल का असर दिखता है। जैसे लकड़ी या पत्थर की सतह पर समय का निशान एक कहानी बन जाती है जो बताती है कि इंसान और जगह के बीच कैसे रिश्ता बना। कुछ सोच वाले मानते हैं कि आर्किटेक्चर की असली पहचान तब होती है जब वो परंपरागत डिजाइन, काम की ज़रूरतों या तयशुदा मतलबों से अलग हो। ऐसे डिज़ाइन जो कभी बनाए ही नहीं गए या जो सिर्फ कंप्यूटर पर ही बने, वो भी एक खास सोच दिखाते हैं। इनका मकसद सिर्फ इमारत बनाना नहीं, बल्कि सोच की आज़ादी को दिखाना होता है। ये डिज़ाइन हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या किसी इमारत का नक्शा बन जाना ही काफ़ी है या उसे असल में बनाना और उसमें रहना ज़रूरी है। ये बात भी उठती है कि क्या आर्किटेक्ट सिर्फ तकनीकी काम करने वाला है या एक सपना देखने वाला इंसान भी है। अगर वो वाकई एक सोचने वाला, कल्पना करने वाला इंसान है, तो क्या आम लोग उसकी उस सोच को समझ सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं? जब हम किसी अधूरी इमारत, पुराने खंडहर या किसी डिज़ाइन को जो कभी पूरा नहीं हुआ, एक कला के रूप में देखते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या कोई अधूरा काम भी पूरा समझा जा सकता है या उसकी असली अहमियत तभी है जब वो पूरा हो। क्या कोई आर्किटेक्ट या कलाकार हमेशा अपनी बनाई चीज का मतलब तय करता है या समाज और लोग उस मतलब को आगे जाकर खुद बना लेते हैं? ये सारे सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ दीवारें और छत नहीं, बल्कि सोच, इतिहास और समाज से जुड़ा हुआ है। जब कोई पुरानी इमारत बदलने की बात होती है, तो ये भी तय करना मुश्किल हो जाता है कि उस इमारत की असली पहचान ज्यादा जरूरी है या आज के लोगों की। क्या किसी आर्किटेक्ट की पुरानी सोच को आगे भी वैसे ही बनाए रखना चाहिए या फिर उसमें बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए? इन सब बातों से ये साफ होता है कि आर्किटेक्चर सिर्फ ईंट पत्थर की बात नहीं, बल्कि समाज, संस्कृति और समय से गहराई से जुड़ी हुई सोच है। आर्किटेक्चर की विरासत को लेकर सोचने की शुरुआत पुराने समय के कुछ जाने माने लोगों ने की थी। किसी ने पुराने गिरजाघरों को उनके पहले जैसे रूप में वापस लाने की कोशिश की, तो किसी ने उन्हें समय के साथ बदलते समाज और ज़रूरतों के हिसाब से ढालने की बात। इन दोनों सोचों में फर्क होते हुए भी एक बात पर सबका ध्यान था कि आर्किटेक्चर चाहे पुराना हो या नया, आज के समय से जुड़ा होना चाहिए। इसी सोच के चलते कई संस्थाएं बनी जिनका काम है पुरानी इमारतों और उनके इतिहास को बचाकर रखना। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, बहुत सी इमारतों को तोड़ने और फिर से बनाने को लेकर विवाद भी हुए। कुछ लोगों ने इसे बदलाव कहा, तो कुछ ने इसे विरासत की अनदेखी माना। कहीं कहीं पुराने जख्मों को दिखाते हुए ही इमारतों को दोबारा बनाया गया, ताकि वो इतिहास की याद भी दिलाती रहें। आज के समय में आर्किटेक्चर और नैतिकता की बात पहले से ज्यादा सामने आई है। इसकी एक बड़ी वजह पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं हैं, जिनकी वजह से अब इमारतों को सिर्फ सुंदर या मजबूत नहीं, बल्कि टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भी बनाया जाना जरूरी हो गया है। लेकिन अगर हम आर्किटेक्चर को सिर्फ पर्यावरण की नज़र से देखें, तो बात अधूरी रह जाती है। आर्किटेक्चर सिर्फ तकनीक या इमारत नहीं, बल्कि एक सोच है जिसमें इतिहास, समाज और इंसानी ज़रूरतें जुड़ी होती हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या किसी इमारत का असली मकसद लोगों को रहने की जगह देना है या फिर वो सुंदरता और कला की भी एक मिसाल होनी चाहिए? क्या ज़रूरत ज़्यादा अहम है या सौंदर्य? आज के आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइन से जुड़े लोग ऐसे समय में काम कर रहे हैं जब पर्यावरणीय संकट बढ़ते जा रहे हैं। अब उनसे उम्मीद की जाती है कि वो ऐसी इमारतें बनाएं जो कम बिजली खपत करें, कार्बन कम छोड़ें और मौसम की मार को झेल सकें। लेकिन ये भी पूछा जा रहा है कि क्या सच में ऐसा मुमकिन है जब समाज लगातार विकास और उपभोग की तरफ बढ़ रहा हो?
अगर किसी शहर को पर्यावरण के खतरे से बचाने के लिए वहां की बस्ती को पहले ही तोड़ना पड़े, तो क्या ये इंसाफ है? क्या इससे सामाजिक असमानता और बढ़ेगी? ये सारे सवाल अब सिर्फ आर्किटेक्चर तक नहीं, बल्कि इंसानियत, समाज और नैतिकता तक पहुंच चुके हैं। और यही बातें आज की दुनिया में आर्किटेक्चर को पहले से कहीं ज्यादा जरूरी और गहराई वाली सोच बना देती है। ये मान लेना गलत होगा कि आर्किटेक्चर और पर्यावरण को लेकर जो बातें आज उठ रही हैं, वो सिर्फ अभी के समय की देन है। असल में इंसान और उसके आसपास के माहौल के रिश्ते को लेकर सोच बहुत पहले से चली आ रही है। कुछ लोगों ने बहुत पहले ही ये कहा था कि हर जीव जंतु उस जगह और मौसम से जुड़ा होता है जहां वो रहता है। इस सोच से ही आगे चलकर ये समझ बनी कि जैसे पेड़ पौधे और जानवर अपनी जगह से जुड़कर बढ़ते हैं, वैसे ही इंसान की बस्तियां और इमारतें भी उस जगह और समय का असर दिखाती है। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक बढ़ती गई, लोगों ने शहरों और इमारतों को बेहतर बनाने की कोशिश की, साफ सफाई, रोशनी, गर्मी और हवा जैसी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। इससे एक सोच बन गई कि इमारतों का असली काम इंसान की जरूरतें पूरी करना है। लेकिन फिर धीरे धीरे ये भी समझ में आया कि सिर्फ तकनीक से सब कुछ ठीक नहीं होता, बल्कि कई बार वही तकनीक पर्यावरण की परेशानियों की वजह भी बनती है। आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारी इमारतें बीमारियों को बढ़ावा देती हैं, जमीन और हवा को गंदा करती हैं और उनका असर पूरे पर्यावरण पर पड़ता है। ऐसे में नई सोच की जरूरत पड़ी, जिसमें टिकाऊ और समझदारी से बनाई गई इमारतों की बात की गई। अब डिजाइन करने वाले लोग ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिसमें हर चीज के दोबारा इस्तेमाल की सोच हो, जैसे कोई सामान इस्तेमाल के बाद कचरा न बनकर फिर से काम आ सके। इस तरह की सोच सिर्फ बड़ी बड़ी परियोजनाओं तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोज के जीने के तरीकों में भी दिखती है। जैसे घर को सादगी से रखना, पानी बचाने वाले पौधे लगाना और अपने गार्डन को इस तरह देखना कि उसमें कोई हानिकारक चीज न हो। ये सब बातें दिखाती हैं कि अब आर्किटेक्चर और पर्यावरण को लेकर सोच सिर्फ बाहर की चीज नहीं रही, बल्कि हमारे अंदर की समझ, हमारे फैसले और हमारे जीने के तरीके से जुड़ गई है। ये हमें ये सिखाती है कि हम अपने आसपास की जगहों में कैसे रहते हैं, उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं और अपने जीने के तरीकों को किस दिशा में ले जा सकते। आर्किटेक्चर और फिलॉसफी के बीच कोई एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि कई तरह के रिश्ते हैं जो इस विषय को और भी गहराई से समझने लायक बनाते हैं। ये रिश्ते हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जो लोग इमारतें बनाते हैं या उनके बारे में सोचते हैं, उनका समाज और माहौल के प्रति क्या रोल है। जब हम पूछते हैं कि आर्किटेक्चर क्या है, तो अगला सवाल खुद ब खुद उठता है कि आर्किटेक्ट कौन होता है। इसका एक जवाब ये है कि आर्किटेक्ट वो होता है जो डिजाइन करता है, एक ऐसा काम जिसमें कल्पना होती है, रचनात्मकता होती है और जो सिर्फ कला नहीं बल्कि सोचने और हल ढूंढने की कोशिश भी होती है। डिजाइन स्टूडियो को अक्सर ऐसी जगह माना जाता है जहां नई सोच पैदा होती है और समाज या टेक्नोलॉजी से जुड़े बड़े बड़े मुद्दों का हल ढूंढा जाता है। डिजाइन को लेकर कई तरह की सोच है। कुछ लोग इसे समस्या सुलझाने का तरीका मानते हैं, तो कुछ इसे समस्या को समझने और नए ढंग से सोचने का जरिया। कई बार डिजाइन की शुरुआत एक स्केच से होती है जो शायद कभी हकीकत में ना बने, लेकिन फिर भी वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आर्किटेक्चर कैसे हमारे जीने के तरीकों का हिस्सा बन सकता है। ऐसी डिजाइन एक तरह से वो कैनवस है जिस पर हम अपने सपनों और जरूरतों को जगह देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि डिजाइन में एक तय तरीका और सोच होती है जो सभी पर लागू हो सकती है, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा सकता है कि डिजाइन अपने आप में कई तरह की सोच, कल्पना और रचनात्मकता का मेल है जिसे किसी एक ढांचे में नहीं बांधा जा सकता। आर्किटेक्चर को समझने और सिखाने में सुंदरता बहुत अहम रोल निभाती है। यही नहीं, ये किसी स्टूडेंट की सोच को आगे बढ़ाने और उसकी मंजिल तय करने का जरिया भी बनती है। जब हम किसी डिजाइन को सिर्फ देखने नहीं बल्कि समझने और महसूस करने की कोशिश करते हैं,
तब हम उसके पीछे की सोच, मकसद और भावनाओं से जुड़ जाते हैं। डिज़ाइन स्टूडियो में ये बातें बहुत मायने रखती हैं, लेकिन असल जिंदगी में भी इनका असर होता है। जैसे किसी इमारत के आकार और काम में फर्क, या फिर उसमें कितना आराम और सुंदरता है, ये सब सोच समाज और इंसान के मन पर गहरा असर डालती है। हर इंसान अपने अपने तरीके से इन बातों को समझता और अपनाता है, और इसी वजह से आर्किटेक्चर का ये फिलॉसफिकल पहलू आज के समय में और भी ज़रूरी होता जा रहा है। भले ही ये सोच अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई हो, लेकिन इसमें आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइश है और आने वाले समय में ये सोच और मजबूत होने वाली है।